गुड इवनिंग। आज फिर हम पेरेंटिंग पे बात करेंगे। पिछले एक वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका इस बच्चे की पेरेंटिंग में, इसकी परवरिश में ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है उनका इसकी लाइफ में, बच्चे की लाइफ में। ये हमने देखा था। आज हम उल्टा देखेंगे। आज हम देखेंगे कि एक बच्चे का ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्थ पे, उनकी लाइफ में, उनकी ओल्ड एज लाइफ में एक बच्चे का क्या रोल हो सकता है। नेचर ने ऐसी व्यवस्था एक करके रखी है, ऐसा डिजाइन किया है कि एक परिवार में प्राय आपको 3 जनरेशन मिलेगी, बच्चा, यंग पेरेंट्स और ओल्ड पेरेंट्स मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स। तो इस व्यवस्था के पीछे जरूर प्रकृति का कोई ना कोई कारण होगा। जरूर ये बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स इस बच्चे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे में वैल्यू एडिशन जरूर कर रहे होंगे। प्रकृति ने कुछ डिजाइन किया तो शायद कुछ ऐसा हो। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का हेल्थ, हमारे जो माता पिता हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका हेल्थ पे इस बच्चे का क्या रोल होता है और उनको हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि उनको हेल्दी रखना भी बहुत जरूरी है। अगर वो हेल्दी नहीं है तो पूरे घर का एटमॉस्फेयर जो है वो हेल्दी नहीं रहेगा, और अगर हेल्दी नहीं रहेगा, हम पीसफुल नहीं रहेंगे, तो हमारे बच्चे को एक जैसा एनवायरनमेंट चाहिए वो एक बढ़िया एनवायरनमेंट उसको नहीं मिल पाएगा। अब हम इसको ऐसे समझें जिसे बच्चे को हमको चलना सिखाना पड़ता है, वैसे ही हमको अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को गिरने से बचाना होता है। हमको बच्चे को याद करवाना होता है, पढ़ाना होता है, नई चीजें सिखाना होता है। वैसे ही अब इस उम्र में हमको अपने माता पिता को, हमको ये ध्यान देना होता है कि उन्होंने जो जाना, जो सीखा, जो उन्होंने पढ़ा या जो दुनिया उन्होंने देखी, उस एक्सपीरियंस को वो अब कहीं भूल न जाए अपनी ओल्ड एज के कारण, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अल्जाइमर्स डिजीज का आपने नाम सुना ही होगा। भूल जाते हैं, याददाश्त चली जाती है, ब्रेन श्रिंक करने लगता है, ब्रेन वॉल्यूम घटने लगता है और बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है पूरा घर। ग्रैंड पेरेंट्स तो मुश्किल में पड़ते ही पड़ते हैं, लेकिन आप कहां बच पाते हैं और सारा एटमॉस्फेयर बहुत ही टेंस हो जाता है। वैसे में बच्चे का भी अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाता है। जब हमने पहले वाले वीडियो को बनाया था तो हमने देखा था कि बच्चे में ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रोल है। तब हमने बच्चे की साइकोलॉजी को, बच्चे के मनोविज्ञान को समझा था। आज हम देखेंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स की वेलनेस में, उनकी हेल्दी लाइफ में इस बच्चे का क्या रोल है। तो इसको देखने के लिए हमको आज ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने माता पिता का मनोविज्ञान समझना होगा। आज हम क्या करते हैं, अक्सर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं तो हम उनकी, अगर हम कहें कि हम इनका बड़ा ध्यान रखते हैं, इसका थूल मूल मतलब ये होता है कि हम उनकी खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। उनको जो खिलाना है या वो जो खाना चाहते हैं या जो उनके लिए प्रेस्क्राइब्ड फूड है, हम वो टाइमली उनको अवेलेबल करवाएं। उनको ओकेजन के हिसाब से बढ़िया तरीके से हम उनको कपड़े अवेलेबल कराएं, और उनकी जो दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, वो हम उनको बिल्कुल अवेलेबल कराएं, पहले से लाके हम प्रिपेयर रखें। यही हम जानते हैं, और उनको जो जनरल मान सम्मान देना है वो हम देते हैं। उसके बाद भी जब हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स प्रॉब्लम में हैं या वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम भी चिढ़ने लगते हैं। पता नहीं अब इनको क्या चाहिए। इनको टाइम पे खाना भी अवेलेबल करवाया जाता है, बढ़िया से बढ़िया जो भी इनके लिए प्रिस्क्राइब फूड है, हेल्दी फूड है, वो अवेलेबल करवाया जाता है। सब कुछ तो हम करते हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ है। हमेशा क्या होता है, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि एक तरफ बच्चा, एक तरफ आप यंग पेरेंट्स और एक तरफ ये ग्रैंड पेरेंट्स, इनके तीनों का कैरेक्टर अलग अलग है। आप जो है ना, आप एक मोशन में हैं, यू आर ऑलवेज इन मोशन, क्योंकि आपको दुनिया के साथ लड़ना है, अचीव करना है, अपने ड्रीम्स भी पूरे करने हैं, और इन सबको लेके पूरा परिवार आपको चलाना है। आपको दुनिया की रेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सो यू आर ऑलवेज इन मोशन। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप रुक जाएंगे तो सब कुछ रुक जाएगा। तो आप बिल्कुल मोशन में हैं।
प्रकृति ने आपको डिजाइन उस हिसाब से किया है, एज के हिसाब से, कि आप मोशन में रहिए। इसलिए प्रकृति ने बच्चे आपको दिए हैं। आज मेरी उम्र में प्रकृति मुझे बच्चा नहीं देगी, क्योंकि प्रकृति जानती है कि अब मैं फिजिकली उस बच्चे के साथ मैच नहीं कर सकता। मैं उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट, वो दौड़ेगा, 2.5 साल का बच्चा, 2 साल 1.5 साल का बच्चा, वो दौड़ेगा, मैं नहीं दौड़ सकता उसके साथ। आप दौड़ सकते हैं, इसलिए बच्चा आपको दिया। और चूंकि आप दौड़ में ऑलरेडी हैं, यू आर इन रेस, माने आप फिजिकल एस्पेक्ट में ज्यादा हैं, इसलिए जब आप बच्चे की पेरेंटिंग करते हैं तो भी आप उसका फिजिकल एस्पेक्ट ही पूरा कीजिए। और जब अपने माता पिता की आप पेरेंटिंग करते हैं तो आपका नेचर के हिसाब से आपका ध्यान फिजिकल एस्पेक्ट पे ही ज्यादा जाता है कि इनकी जरूरतें तो पूरी कर दी, बच्चे की जरूरतें तो पूरी कर दी। इसमें आपने उसकी पेंसिल और इरेजर तक को बढ़िया से बढ़िया ब्रांड का ला दिया। लेकिन फिर भी एक पार्ट, ये फिजिकल पार्ट है, चूंकि आप फिजिकल हैं तो आपने दोनों का फिजिकल तो पूरा कर दिया, लेकिन दोनों के पास एक और पार्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, उनकी फीलिंग के लेवल पे एस्पेक्ट, वो हमसे कहीं ना कहीं छूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा अभी पैटर्न वैसा नहीं है, हम तो दौड़ में हैं, बिल्कुल वी आर इन स्पीड, और हमको रहना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए और इन दोनों को जिंदा रखने के लिए। और इसीलिए आप देखिए, जब हमारे पेरेंट्स, कभी उनको जब डर होता है, वो परेशान होते हैं, तो हमको समझ नहीं आता कि ये परेशान क्यों हैं। और वो परेशान कैसी कैसी बातों पे होते हैं। वो परेशान हो जाते हैं उस दिन जब पहली बार उनके पांव डगमगाते हैं, जब पहली बार वो अपना बैलेंस खोता हुआ उनको नजर आता है, जब पहली बार वो अपनी दवाई खा लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं दवाई खाए कि नहीं। उस समय वो, ये सारा कुछ हमको तो उनका फिजिकल एस्पेक्ट दिखता है, लेकिन ये सारा कुछ उनका फिजिकल इफेक्ट कम करता है, उनके मन पे बहुत गहरा प्रभाव, बहुत गहरा धक्का देता है। क्योंकि तब उनको लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, अब पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा। बढ़ती उम्र, बुढ़ापे का एहसास तो उनको है ही। और इस समय उनको 2 डर बहुत ज्यादा सताते हैं। एक डर है इस दुनिया से चले जाने का डर, फियर ऑफ डेथ, जो कि बेसिक फियर है। डर में सबसे मूल फियर यही है, फियर ऑफ डेथ। आज हम नहीं समझते हैं इसको, लेकिन जब हम उस पड़ाव पे खड़े हो जाएंगे कि अब तो सांस तो हो गई, बस अंधेरा होना बाकी है, उस समय ये फियर ऑफ डेथ बहुत सताता है। और दूसरा बहुत ही मार्मिक एक बात मेरे समझ में आई, वो ये है कि जब रात को अचानक भाऊ जी की तबीयत, उनको जरा गड़बड़ लगी और रात भर माँ उनके सिराने बैठ के रात उन्होंने निकाल दी, और सुबह पहले ही, अभी बेटी आपने नहीं ली, माँ या भाऊजी में से कोई भी एक आ जाता है, रात को तो ऐसा हुआ, रात को तो ऐसा हुआ, सारी रात तुम्हारे भाऊजी सो नहीं सके, हम भी रात भर इनके साथ जगते रहे। आप परेशान हो जाते हैं, रोज सुबह एक ही बात। अरे भाई, ओल्ड एज है, ऐसा तो होगा ही, लेकिन अगर हम उनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल पार्ट अगर हम समझ लें तो हमको इमोशन समझ में आ जाएगा, उनकी फीलिंग समझ में आ जाएगी। रात को जब भाऊ जी की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ होती है, उनको थोड़ा सा हल्का कुछ होता है, तो वो बहुत डर जाते हैं। पता है वो क्या सोचते हैं? भाऊ जी को उस समय अपने मरने की इतनी चिंता नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है जाना तो है ही। लेकिन जब माँ की तरफ देखते हैं ना, तो उनको ये होता है मैं जब चला जाऊंगा तो इसका क्या होगा, ये अकेली हो जाएगी। और अगर माँ को कुछ हो गया ना, तो माँ अपने लिए चिंता नहीं करती है। माँ को पता है एक दिन तो जाना ही है, लेकिन तब माँ बाबूजी की तरफ देख के सोचती है मैं पहले अगर चली गई ना तो इनका अकेले का क्या होगा, कैसे ये जिंदगी निकालेंगे। इनकी छोटी छोटी जरूरतें तो मैं पूरी करती हूं, मेरे बिना ये कैसे रह पाएंगे। इसलिए ना बड़ी विलक्षण बात होती है, अजीब, बहुत अजीब बात होती है। हस्बैंड चाहता है कि वाइफ उसकी आंखों के सामने चली जाए ताकि वो तो छूट जाए, मेरा जो होगा मैं देख लूंगा। और सोचिए, एक पत्नी अपने पति के लिए कई बार ये चाहती है कि ये चले जाएं मेरे रहते, तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं इनकी जरूरतों को पूरा करके इनको भेज तो दूं, मैं कैसे भी करके रह लूंगी। सोचिए, इस स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन ये एस्पेक्ट, ये इतना सटल, इतना मार्मिक एस्पेक्ट है, हम स्पीड में होने के कारण ये हमको दिखता नहीं, इसलिए हमको समझ नहीं आता, पता नहीं क्या चाहते हैं, पता नहीं क्यों इनको कंप्लेन रहती है।
आज इस बात को अगर हम समझ लें तो कल जब सवेरे वो फिर बोलेंगे ऐसा हुआ रात को, ये रात को सो नहीं सके, ये रात को सो नहीं सकी, अब हमको कल प्रश्न नहीं उठेगा। अब हमको समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसा हुआ था। बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? बच्चे को एक ही प्रॉब्लम है कि उसकी सुनता कोई नहीं है ठहर के। और इन ओल्ड पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है? इनको प्रॉब्लम है कि इनकी कहानी कोई ठहर के सुनता नहीं है। ठहरेगा कौन? अब तो स्पीड में है और वो आपको रहना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों ठहरे हुए हैं, इनको मिला दीजिए ना। इस बच्चे की ठहराहट है और इन बूढ़े माँ बाप के पास ठहराहट है, दोनों के पास फुर्सत है, इनको मिला दीजिए। इनकी कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए सारा स्ट्रेस आप पे आ जाता है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि बच्चा जब 11-12 साल का हो गया, उसके बाद हम उसके ग्रैंड पेरेंट्स से उसका कनेक्शन बैठाए तो नहीं बैठेगा, क्योंकि बच्चे की भी कंडीशनिंग हो गई। ये तो इनिशियल स्टेज से होता है कि फिजिकल पार्ट आप देखिए और उनका बच्चों का मेंटल पार्ट वो दादा दादी देखिए। अब इसमें तो फायदा बच्चे का है या आपका है? दादा दादी की हेल्थ की बात हम कर रहे थे, उनका क्या फायदा है वो हम जरा देखते हैं। इनके हेल्थ का भी दो पार्ट है, दादा दादी या ओल्ड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, इनके हेल्थ का भी दो पार्ट है। एक फिजिकल एस्पेक्ट है, एक इनका मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट है। फिजिकल एस्पेक्ट में प्रॉब्लम यह होती है कि उम्र के साथ इनके मसल्स वीक होने लगते हैं, इनका इम्यून सिस्टम डाउन होने लगता है। इसके लिए सभी लोग रेकमेंड करते हैं कि इनको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाए, लेकिन हो सकता है उनकी आदत नहीं है वैसा और वो कर नहीं पाते हैं। हमको थोड़ा सा एक पुश देना है, एक धक्का देना है, ताकि वो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर सके। अब वो बहुत ज्यादा तो एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे, वैसे ही एक्सरसाइज नहीं, कम से कम वो घूमें, थोड़ा सा टहलें, वॉक करें, बहुत दूर न जा सके बिल्डिंग के नीचे ही करें, घर में ही करें, या कोई आसपास कोई पार्क वगैरह की व्यवस्था है तो वहां करें, लेकिन करें जरूर। उससे दो फायदे हैं, एक तो इनके मसल्स अच्छे होंगे, इनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और दूसरे जब नज़ारे बदलते हैं ना, सीन्स जब बदलती हैं तो हमारा मन बदल जाता है। जब ये घर से नीचे उतरेंगे तो 4 लोगों से मिलेंगे, लेकिन इनके साथ जाने के लिए आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इनके साथ ये वाला जाएगा, पोता जाएगा या पोती जाएगी, इनको दोनों को मिलाइए, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो हो गया फिजिकल पार्ट, और फिर आप बाकी काम आप फिजिकल पार्ट आप कंप्लीट करते ही हैं। अब एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बच्चे में भी हम भूल जाते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स में भी हम भूल जाते हैं, वो है इनका इमोशनल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इनके फीलिंग के लेवल का एस्पेक्ट। होता क्या है, बढ़ती उम्र के साथ, जैसे हमने बात करी, ब्रेन श्रिंक करता है, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका नया बनने की प्रोसेस ऐसे ही कम हो जाती है। और अगर ब्रेन को एक्टिव पार्टिसिपेशन में नहीं लगाया जाए, ब्रेन को थोड़ा प्रेशर देके अलग से काम नहीं करवाया जाए, तो ब्रेन के न्यूरॉन्स बिल्कुल बनने बंद हो जाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी, दो न्यूरॉन्स के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है, ट्रांसमीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स अंदर से ऐसे निकलते हैं, वो सब प्रोसेस खत्म हो जाता है क्योंकि काम नहीं है। प्रकृति को समझ में आ गया कि अब इसको, इसके दिमाग का इसके पास कोई यूज नहीं है, हमको उनके दिमाग का यूज पैदा करना है। आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको रुक के उनके पास बैठना होगा। आप सिर्फ ब्लूप्रिंट बना दीजिए, उनको ऐसा कुछ कीजिए कि इस बच्चे की टीचिंग में उनको लगा दीजिए। बच्चे का होमवर्क आप करा सकते हैं, ये भी देखिएगा, बच्चे का प्रोजेक्ट आप पूरा करवा सकते हैं, लेकिन बिना मतलब कोर्स की बात उसके साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्पीड में हैं, वो फुर्सत में है। और सही वैल्यू ऑफ लाइफ जो है ना, वो कोर्स की किताबों में नहीं है, वो इन बातों में है जो वो दादा के कमरे में बैठ के और वहां खेलते खेलते उनसे प्रवचन सुनेगा ना, उसमें वैल्यू एडिशन है, उसमें उसका इंटरनल ग्रोथ होता है। और दादा का क्या होता है, अब दादा को पोते को पढ़ाना है या पोती को पढ़ाना है, सिखाना है, तो दादा को अपनी मेमोरीज में रिकॉल करना पड़ता है, वो मजबूर है करने के लिए। जब रिकॉलिंग होगी और फिर वो भी कुछ पढ़ेंगे इसको पढ़ाने के लिए, तो उनकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। जब ब्रेन की एक्सरसाइज होगी तो नए न्यूरॉन्स बनेंगे, कनेक्टिविटी स्वस्थ होगी, न्यूरॉन्स के बीच की कनेक्टिविटी हेल्दी होगी, उनका ब्रेन स्वस्थ रहेगा, ब्रेन श्रिंकेज की प्रॉब्लम को कुछ टाला जा सकता है।
उससे क्या होगा कि उनके भूलने वगैरह की समस्या कम होगी, और जब उनका माइंड खुश रहेगा तो उनकी शरीर पे भी उसका असर होगा, उनका शरीर भी कुछ समय तक ज्यादा हेल्दी रहेगा। और जब ये सब कुछ होगा तो टोटल प्रेशर आप पे अल्टीमेटली कम हो जाएगा। आपके लिए संभव नहीं है कि बच्चे को रामचरितमानस या भगवत गीता आप पढ़ाएं, क्योंकि एक तो हमारी वैसी टीचिंग नहीं है, हमको खुद को ही नहीं आता पता होता है। और ये सब जो चीजें हैं वो दादा कर सकते हैं, दादी कर सकती हैं बच्चों के लिए। तो क्या होगा, जब बच्चा स्कूल जाएगा तो ये जो ग्रैंड पेरेंट्स है इनके लिए होमवर्क तैयार है, क्योंकि इनको पता है कि हमको बच्चे को पढ़ाना है, आज हम उसको ये चैप्टर पढ़ाना है, आज उसको ये बात समझानी है। और चूंकि इनको पता है कि बच्चे को समझानी है तो ये उस नॉलेज को कस्टमाइज करेंगे, उस चीजों को बच्चे के लायक बनाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगी, इनकी अपनी लर्निंग चालू हो जाएगी, और जब लर्निंग और टीचिंग चालू हो जाएगी तो इनका ब्रेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगेगा। अभी पैसिव पार्टिसिपेशन है, अपना अपना काम कर लिया, खाना खा लिया, दवाई ले ली, बस काम खत्म। उसके बाद उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। उनसे कहिए और ये माहौल तैयार कीजिए कि करंट अफेयर्स का ज्ञान बच्चे को दादा दादी करवाए। उससे क्या होगा, उससे पहले उनको सीखना पड़ेगा, उनको टीवी में न्यूज देखनी पड़ेगी, उनको पेपर से रेफरेंस लेना पड़ेगा, तब वो बच्चे को करंट अफेयर में अपडेट कर पाएंगे। देखिए कितना सुंदर हो गया। प्रकृति ने शायद इसीलिए ऐसा किया। अगर इसको हम एक सेकंड में और समझ लें कि बच्चा ना उस उद्गम की तरह है, वो सोर्स है नदी का, जहां से गंगा से वो गंगोत्री, जहां से गंगा पैदा हुई, ये बच्चा वो है। और ये जो पूरी गंगा है ना, पूरा ये सफर नदी का, ये आप हैं, ये यंग पेरेंट्स हैं जो हर तरह की ऊंचाई नीचाई बाढ़ ये वो सबसे होके चट्टानों को चीर के वो आगे निकलती हैं और आके ये समुद्र में मिलती है जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं। और इस समुद्र में जब वो बच्चा आके मिल जाता है तो वो पूरा हो जाता है, फिर यहां से ये भाप बनती है, इवेपोरेशन होता है, फिर बारिश होती है, फिर उस बच्चे को भरते हैं, और ये चक्र देखिए कैसा साइकिल है नेचर का, ये चलता है। अगर इस नदी को बीच में रोक दीजिए, क्या होगा, फ्लड हो जाएगा। जहां रोका उसके पहले फ्लड हो जाएगा, एकदम तबाही हो जाएगी, बेकार हो गया सब। और ये सागर के साथ क्या होगा, सागर सूखने लगेगा, क्योंकि नदी आके गिरती नहीं है अब वो सागर सूखने लगेगा। सागर ही जब सूख जाएगा तो इवेपोरेशन कहां से होगा, जब इवेपोरेशन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, फिर वो बच्चे के निर्माण में बाधक हो जाएगी। तो ये सारा चक्र डिस्टर्ब हुआ सा लगता है क्या आपको, जरा सोचिएगा। और एक बात, ये जो बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स का खेल है ना, ये बफर का काम करता है। बफर वो झटका जो लगता है तो उसको जो सहते हैं, शॉक एब्जॉर्बर हमारे गाड़ी में होते हैं, ट्रेन के बीच में बफर्स होते हैं ताकि धक्के को वो सह जाए। एक एग्जाम्पल, छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल जो हम सबकी लाइफ में होता है। अगर बच्चा किसी चीज के लिए या किसी बात के लिए या किसी कुछ ऐसे मॉडर्न काम के लिए अपने माँ बाप को कहता है, पापा मम्मी को कहता है, तो पापा मम्मी के पास सबसे बड़ा बफर है, देख बेटा तू बात ठीक कहता है, देख बिटिया तू बात ठीक कहती है, लेकिन देख बेटा जब तक दादा दादी है ना तब तक वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता। और देख बेटा हमने हमेशा से इनका मान सम्मान किया है और आज तक ये इस स्टेज में पहुंच गए। अब कितने वर्षों की बात है बेटा, है ना। बच्चा ना फट से समझ जाएगा, बच्चा आपसे नहीं चिढ़ेगा, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगेगा आप भी मजबूर हैं। अब बच्चा, मान लीजिए आप ऑफिस से आते हैं और आप बिल्कुल परेशान हैं, उस समय बच्चा अगर आपको कुछ कहता है तो आप बिल्कुल गुस्सा हो जाएंगे और बच्चा बिल्कुल आपसे चिढ़ जाएगा। वो दादाजी है ना, जब आप ऑफिस से आने की आपकी घंटी कॉलिंग बेल बजती है ना, तो दादाजी बोलते हैं, देख बेटा तेरा पापा ना थका हारा आया और अभी 2-3 दिन से वो बड़ी टेंशन में है, तो बेटा एक बार ना उसको कुछ मत कहना, कोई बात हो तो मुझे कह देना। ये बात मेरे को तब समझ में आई कि जनरेशन गैप, बच्चे और दादा में जनरेशन गैप नहीं होता है, जनरेशन गैप होता है बाप बेटे में या बाप बेटी में या व्हाटएवर, ये 2 जनरेशन में जनरेशन गैप होता है। जैसे बच्चा है और उसके पिताजी आप हैं, आप में जनरेशन गैप होगा, आप में और आपके पिताजी में जनरेशन गैप होगा। लेकिन अगर आपको हटा दिया जाए तो ये दादा पोता में जनरेशन गैप होता ही नहीं है, ईगो क्लैश नहीं है, पता नहीं क्यों। इसके ऊपर आप सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। लेकिन आम देखिए, ईगो क्लैश या जनरेशन गैप की जब बात आती है तो दादा और पोते में नहीं आती, वो वैलिड नहीं करती है। ये बीच में जब आप आते हैं तो इधर भी जनरेशन गैप, इधर भी जनरेशन गैप, तो ये बफर का काम करते हैं। और जब बफर का काम करते हैं तो
घर में ना एक शांत माहौल बनता है, सौहार्द का माहौल बनता है, सेंसिटिव हो जाते हैं, तो बच्चा भी समझता है हाँ हाँ पापा भी आए हैं, क्योंकि पापा भी आए हैं, पापा परेशान हैं, इसको वैलिडेट किया ना दादाजी ने। और ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि दादाजी को बुरा लगेगा, इस काम को वैलिडेट किया ना पापा ने कि देख बेटा और कोई बात नहीं, दादाजी की जरा सोचते हैं। शायद नेचर ने इसीलिए 3-3 पीढ़ियों को एक घर में रखने की कोई सोची होगी, डिजाइन किया होगा ऐसा। और हो सकता है कि हम किसी मजबूरी के चलते इस फ्लो में, इस नेचुरल फ्लो में कहीं व्यवधान आ रहा है, कहीं इंटरप्शन आ रहा है, ऐसा हो सकता है। अब सवाल है कि क्या करें। करने के लिए कुछ नहीं है, जो समझ में आए उसको थोड़ा 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 करके इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर परिणाम देखिए। अगर कुछ बदलता है तो उसको परमानेंटली अडॉप्ट कीजिए।